स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पूनम दलाल की बुक शुरू कर रहे हैं और इस बुक पे मैंने रिव्यू बना रखा है। तो इस बुक का जो सबसे ख़ास बात है वो प्राचीन और मध्यकालीन जो भारत है उसके लिए सबसे अच्छी बुक है। और इसका जो पहला चैप्टर है इनकी जो राइटर है, इस बुक की जो राइटर है वो है पूनम दलाल। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रागैतिहासिक काल से शुरू हो जाता है इस बुक का पहला टॉपिक। तो है कि अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से होती है। यानी हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हिस्टोरिया से हुई, जिसका अर्थ होता है खोजबीन करना। खोजबीन के जरिए अर्जित जानकारी व जांच पड़ताल करना। यह अतीत यानी बीता हुआ समय, अतीत की घटनाओं का अध्ययन है जो उन विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिसने मानव अनुभवों को आकार दिया और उन्हें विकसित किया। उसके बाद है इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक के बारे में लिखा हुआ है कि लेखन के आविष्कार से पूर्व घटी, यानी लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था प्रागैतिहासिक काल में, तो उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। यानी उसमें कुछ भी लिखित साहित्य या लिखने का कोई भी विधि नहीं आता था उस वक्त, जिसका आम तौर पर 3 पाषाण मतलब पत्थर होता है, पाषाण काल के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी प्रागैतिहासिक को 3 पाषाण काल में बांटा गया है। जैसे कि भारतीय पाषाण काल 3 भागों में है। जैसे कि प्राचीन पाषाण युग हो गया, जिसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है, उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग, तो ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक को परिभाषित करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके विभिन्न अर्थ हैं और आमतौर पे बस इसे इतना याद रखना है कि प्रागैतिहासिक और इतिहास के जो बीच का जो काल है वो आदि ऐतिहासिक होगा। और इस दौरान क्या होता, तो संस्कृति और सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन जिसका उल्लेख समकालीन शिक्षित सभ्यता के लिखित अभिलेखों में मिलता है। लिखित जो अभिलेख है, जो अभी मिलते हैं कि उस वक्त की शिक्षित सभ्यता कैसी थी, उसमें ये पता चलता है, जिसमें लेखन का जो कला है उसमें उस वक्त आदि ऐतिहासिक काल में नहीं उसकी उत्पत्ति हुई थी। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। यानी हड़प्पा लिपि की जो लिपि है बहुत पुरानी, लेकिन आज तक इसे नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन अशोक का हम लोग अभिलेख पढ़ चुके हैं, तो पढ़ा नहीं जा सका। यद्यपि हड़प्पा के अस्तित्व का उल्लेख मेसोपोटामिया के लेखों में, यानी मेसोपोटामिया का जो अभिलेख की लिपि है उसे पढ़ी जा चुकी है, लेकिन उसके लेखों को पढ़ के पता चलता है कि हड़प्पा का अस्तित्व था, लेकिन हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें लेखन कला का विकास तो हुआ था, एक अच्छी सभ्यता थी, एक अच्छी संस्कृति थी, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए। तो ये प्रागैतिहासिक और इतिहास के बीच का, यानी इसमें लेखन कला का विकास हुआ था, लेकिन इसे लोग पढ़ नहीं पाए थे, तो ये आदि ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इसी तरह 1500 से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता में मौखिक, यानी मुंह से दी हुई शिक्षा का पद्धति, उस वक्त मौखिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन था। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया, यानी सिर्फ मुंह से शिक्षा दी, लेकिन लिखने का कार्य नहीं किया, फिर भी उन्हें आदि ऐतिहासिक काल का हिस्सा माना जाएगा। ये वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी उस वक्त मौखिक शिक्षा पद्धति का प्रचलन था, लेकिन लेखन को कार्य में नहीं लाया, यानी लिखने को कार्य में नहीं लाया जाता था। पुरातत्ववेत्ता उत्तर पाषाण और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ये जो काल था ताम्र पाषाण, इन तांबे का जो उपयोग है वो धातु के रूप में करना शुरू कर दिया गया था। और ये लोहे के आविष्कार, यानी लोहे के इस्तेमाल उपयोग से पहले की बात है। लेखन कला के आविष्कार के
बाद और शिक्षित समाज के लिखित, अभी इतिहास का हम लोग जान ले कि इतिहास किसे कहते हैं, तो उस वक्त लेखन कला के आविष्कार के बाद और शिक्षित समाज के लिखित व पुरातात्विक में अभिलेख, सिक्का और स्मारक स्थल ये सब आते हैं। तो उनके आधारों पर किए गए अध्ययन को ही इतिहास कहेंगे। यानी इतिहास में लेखन के कला का आविष्कार हो गया था, एक शिक्षित समाज था जिसमें जिसका जो साक्ष्य मिलता है हमें पुरातात्विक विभाग से मिल जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं इतिहास का। फिर उसके बाद है भारत में मानव के अस्तित्व और बसने का जो इतिहास है प्रागैतिहासिक काल से ही माना जाता है, क्योंकि उस वक्त मानव तो थे, ये बसते भी थे, इनकी अच्छी एक संस्कृति भी थी, लेकिन लेखन कला का आविष्कार नहीं था उस वक्त। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम जो गहन अध्ययन किया था, मतलब भारत का जो प्रागैतिहासिक काल था उसका जो सर्वप्रथम अध्ययन करने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है, जिसने भारत में खोजे गए संभवतः प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण यानी पलवरम हथौड़ी। ये जो हथौड़ी है ये सबसे पहले खोजी गई थी। प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे पहला उपकरण मिला था वो यही हथौड़ी थी। बाद में ब्रूसफुट ने दक्षिण में बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक यानी दक्षिण भारत का जो दक्षिणी हिस्सा हुआ उसमें भी इन्होंने और प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की। सर मॉर्टिमर व्हीलर का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके प्रयास से हम भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और उनके क्रमों को जानने में काफी मदद मिलती है। यानी इन दो जो वैज्ञानिक थे उनसे हमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है कि इनका भी उतना ही योगदान है, इससे हमें प्रागैतिहासिक संस्कृति और उनके क्रमों को जानने में सबसे ज्यादा क्रम का पता चलता है कि अच्छा इसके बाद ये सभ्यता आई या ये संस्कृति आई और इस धातु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इंसान ने, तो ये सब पता चला। भूवैज्ञानिक जो भूमि से जुड़े हैं, भूवैज्ञानिक काल के आधार पर पत्थरों के उपकरणों के प्रकार व तकनीक और जीविका के आधार पर भारतीय पाषाण को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। तो भारतीय पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग और नव पाषाण युग होगा 6000 से 1000 ईसा पूर्व। विभिन्न उत्खनन स्थलों की तिथियों में काफी असमानता होने के कारण एक समान समय सीमा निर्दिष्ट की गई है, यानी निर्धारित की गई है। यानी विभिन्न उत्खनन स्थल थे, उनकी तिथियों में काफी असमानता है, इसके कारण एक समान सीमा को ये किया गया है, निर्धारित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पूनम दलाल की बुक बहुत पसंद है तो इसे पढ़िए, बहुत उपयोगी है, यूपीएससी के लिए भी है और जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके लिए भी, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए तो है ही। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे भी और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।